पढ़ेंगे साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। साझेदार की निवृत्ति, निवृत्ति में साझेदार अपनी इच्छा से सूचना देकर फर्म से निवृत्त हो सकता है और दूसरे कंडीशन में वो अपने शेष साझेदारों की सहमति के द्वारा भी वो निवृत्त हो सकता है। अब बच्चों उदाहरण से समझो कि 3 पार्टनर्स होते हैं, एक का नाम होता है जैन, दूसरे का फैब और तीसरे का होता है अप्रैल। अप्रैल चाहता है कि वो निवृत्त होना, तो वो अपने फैब और जैन से बोलता है कि मैं निवृत्त होना चाहता हूँ, तो दोनों की सहमति से वो निवृत्त हो जाता है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स, साझेदार की निवृत्ति। उदाहरण के रूप में समझो ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सी रिटायर हो रहा है। अब जब सी रिटायर होगा तो अपने साथ वो क्या लेकर जाएगा, जो उसने लगाया था और जो उसने मतलब कि वहाँ पे प्रॉफिट जो उसने कमाया था, वो सब चीज़ें वो अपने साथ लेकर जाएगा। तो देखो क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले जब उसने जो कैपिटल फार्म में लगाया था वो कैपिटल अमाउंट, दूसरा हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो उसके हिस्से में गुडविल आ रहा है वो लेकर जाएगा, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो रहा है तो वो लेकर जाएगा, अगर लॉस होता है तो वो देगा, वो तो उसमें से माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर रिवैल्यूएशन में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया होगा तो अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लेकर जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो लॉस देकर जाएगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स में देखो बेटा क्या क्या कैलकुलेशन किए जाते हैं। पहला गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो, दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, आगे अकाउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, जब पार्टनर्स रिटायर होता है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का क्या किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है। जैसे इसके पहले अपने चैप्टर में पढ़ा था एडमिशन के टाइम, जब कोई नया पार्टनर आता था तो क्या होता था, तब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन होते थे। वैसे ही जब कोई पार्टनर जाता है फॉर्म को छोड़कर, तब भी क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, किसका, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का। फिफ्थ वाला देखो बेटा सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। अभी अपन ने पढ़ा था पहले वाले में कि किसका कैलकुलेशन किया जाता है, गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। तो पहले अपन देखो बेटा ये सीख लेते हैं कि न्यू रेशो का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ना। देखो जैसे उदाहरण के रूप में अब देखो फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, उसमें से सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, और तीनों का जो रेशो है वो है इक्वली है 1:1:1। और उनने क्या किया है, जो व्यवसाय किया था उनको कितना लाभ हुआ, 90,000 रुपये, और उसमें से सी रिटायर हो रहा है। जब उसका 90,000 रुपये और तीनों का रेशियो इक्वली है तो तीनों को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बराबर होंगे, 30,000 30,000 30,000। और वैसे ही जब जैसे ही आपका सी चला जाता है, निवृत्त हो जाता है, तो बचते क्या हैं आपके ये 2 पार्टनर्स ए और बी। ए और बी जब इसके जाने के बाद उसका रेशो चला जाएगा तो रिमेनिंग रेशो कितना रहेगा आपका, 1:1 रहेगा, है ना। तो उसका भी मतलब 1:1 है, जाने के बाद भी फिर भी उनको क्या हुआ, फॉर्म में वही 90,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 90,000 को वो क्या करेंगे, ये भी अपने आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 90,000 में किस तरह से करेंगे, 45,000 ये किस तरह से भी आप लोग समझ लो बेटा, ये तो चला गया है ना। अब ये देखो इसके जाने के बाद ये दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेनिंग कर रहे हैं, मतलब इसका जो 30,000 रुपये है वो भी इसमें से देखो 15,000 इसके पास आ रहा है और 15,000 इसके पास आ रहा है। न्यू रेशो को अपन 2 केस से समझेंगे, केस 1 और केस 2। अब देखो बेटा केस 1 में क्या दिया है कि व्हेन देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन, केस 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा कि जब रिटायरमेंट पार्टनर जब जाएगा तो किसको कितना शेयर मिलेगा, इसका कोई भी जानकारी नहीं होगी। केस 2 में देखो बेटा व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ठीक है, सेकंड वाले में पता रहेगा, जानकारी रहेगी कि रिटायरमेंट पार्टनर कितना किसको शेयर देकर जाएगा, ये जानकारी उसे पता रहेगा। तो देखो इसमें पहले केस में पहले समझते हैं, जब पार्टनर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि रिटायरमेंट पार्टनर कितना किसको शेयर देकर जाएगा, तो उस कंडीशन में न्यू रेशो अपन देखो किस तरह से निकालेंगे। जैसे देखो बेटा उदाहरण के लिए पार्टनर्स हैं ए बी सी और उनका रेशो है 3:2:1, है ना। और जैसे कि मान लो इसमें ए रिटायर होता है, जब ए रिटायर होगा तो एक का ब्लॉक पूरा खाली हो जाएगा। देखो तो बचे रिमेनिंग पार्टनर्स के रेशो क्या होंगे, 2:1 तो ए के जाने के बाद न्यू रेशो कहलाएगा 2:1। वैसे जब बी जाएगा तो रिमेनिंग रेशो क्या रह जाएगा आपका 3:1। वैसे बी जब रिटायर होगा तो उनका क्या रहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स के 3:1। और जैसे कि सी रिटायर होता है तो उनका क्या न्यू रेशो निकलेगा 3:2। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है न्यू रेशो
अब दूसरे केस में देखो बेटा, When information is given, इस सेकंड वाले में पूरी जानकारी उनको रहती है कि रिटायरमेंट पार्टनर किसको कितना रेशो देकर जाएगा। वो चाहे तो एक को भी देकर जा सकता है, वो चाहे तो दोनों को भी दे सकता है उसके अनुसार। तो देखो इसको भी उदाहरण के रूप में समझेंगे अपन। ABC 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से C रिटायर हो रहा है, ठीक है, और तीनों का जो रेशो दिया है वो है 1:1:1। अब इस C जब रिटायर हो रहा है तो देखो वो मतलब कि दोनों को बराबर बराबर देकर जाएगा। His shares was taken by A and B equally, इक्वली मतलब कि दोनों को समान रूप से देकर जाएगा 1:1। तो इसका अपन इसका गणना करते हैं न्यू रेशो का। अब देखो इसमें C का रेशो कितना था बेटा, C रेशो इज 1/3। अब ये जब जाएगा तो ये किससे देकर जा रहा है, आधा आधा रिमेनिंग पार्टनर्स को। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के पहले अपन निकाल लेते भैया उसके कितना आ रहा है। तो A = 1/3 × 1/2, A का कितना हुआ 1/6। फिर उसके बाद देखो B का भी देखो 1/3 × 1/2 = 1/6। A = 1/3 मतलब कि 1/3 A का रेशो था 1/3 प्लस अब जो रिटायरमेंट पार्टनर देकर गए उसे अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1/6 = अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है। 3 से आप डिवाइड करोगे इसको 2 आएगा, 2 से इंटू करोगे तो 2 रहेगा। वैसे आपको देखो एलसीएम के अकॉर्डिंग 6 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से इंटू करोगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से कितना इसका इस 3/6। वैसे ही आपको हम B का निकालेंगे। B का कितना था, क्योंकि इक्वली था 1/3 और कितना उसे मतलब कि प्राप्त हुआ है रिटायरमेंट पार्टनर से 1/6। एलसीएम निकालेंगे और 2 + 1 = 3/6। तो देखो अब बेटा न्यू रेशो क्या निकला इनका, A का है 3/6 और B का भी 3/6। तो किस तरह से लिख सकते हैं, 3:3 लिख सकते हैं। और 3:3 को अपन और क्या लिख सकते हैं, 1:1 भी लिख सकते हैं। पहले अपन ने क्या कैलकुलेशन किया था, न्यू रेशो। अब कैलकुलेशन करेंगे गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, है ना। ये भी 2 केस में करेंगे। पहला केस व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन, जब नया रेशो आपको नहीं पता होगा, नहीं दिया होगा, उसमें करेंगे। और दूसरे में व्हेन न्यू रेशो इज गिवन, जब आपको नया रेशो पता होगा, इसमें आप कैलकुलेशन करेंगे। तो पहला देखो बेटा, जब आपको न्यू रेशो के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी, उस कंडीशन में देखो ABC 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो दिया है 3:2:1। ये क्या है, इसके ओल्ड रेशो है इसका, उसमें से B रिटायर हो रहा है। तो न्यू रेशो क्या बनेगा, जो रिमेनिंग बचेंगे, है ना। तो रिमेनिंग कौन बचा आपका, A और C बचे, तो रेशो क्या बचेगा आपका 3:1, है ना। और 3:1 ही क्या कहलाएगा आपका, गेनिंग रेशो। न्यू रेशो = गेनिंग रेशो। वैसे ही देखो यहाँ पे दोनों का क्या है आपका 3:1 न्यू रेशो एंड 3:1 गेनिंग रेशो। अब दूसरे केस में देखो, जब आपको क्या पता होगा, न्यू रेशो पता होगा और ओल्ड रेशो तो दिया ही रहेगा। जब आपको न्यू रेशो पता रहेगा तो उसमें देखो किस तरह से अपन कैलकुलेशन करेंगे गेनिंग रेशो का। उदाहरण में समझिए बेटा, ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो दिया है, पार्टनर्स हैं ABC और इनका रेशो दिया है 1:1। ये ओल्ड रेशो है और उसमें से B क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है ना। और न्यू रेशो भी दिया हुआ है इसमें। न्यू रेशो इज A and C का, A and C का कितना दिया है 3:2। देखो दोनों चीजें, ओल्ड रेशो भी दिया है और न्यू रेशो भी दिया है। तो सीधे आपका क्या फॉर्मूला यूज करेंगे गेनिंग रेशो का, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। इसके पहले एक और आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर आपने पढ़ा था तो उसमें क्या होता था कि एक नया पार्टनर आता था, है ना। जब नया पार्टनर जब आता था तो रिमेनिंग जो पार्टनर्स होते थे वो क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे। क्योंकि जब नया पार्टनर होगा जो भी प्रॉफिट होगा तो रिमेनिंग पार्टनर उन्हें अपने मतलब त्याग करते हैं अपने अनुपात से। वैसे जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं, गेनिंग करते हैं। क्योंकि जो रिटायरमेंट पार्टनर का भी शेयर किसे मिलता है, रिमेनिंग पार्टनर्स को मिलते हैं। एडमिशन के टाइम जब नया पार्टनर आता है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं अनुपात का। और जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण करता है, तो क्या होता है कि फर्म में से पार्टनर जाता है तो रिमेनिंग पार्टनर को क्या होता है, गेन होता है। विद्यमान ख्याति को अपलिखित करना, जो विद्यमान ख्याति होती है उसे किस तरह से अपलिखित किया जाता है। देखो, ऑल पार्टनर्स
ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कि जो भी गुडविल मतलब कि ख्याति होंगे उसे सारे पार्टनर्स में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उनके रेशो के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, अपलिखित करना। अपलिखित मतलब कि इंग्लिश में बोलेंगे रिटर्न ऑफ कर देना, मतलब कि पार्टनर्स को दे देना। दूसरा देखो किस तरह से करेंगे इसका, निवृत्त या मृत साझेदार के भाग ख्याति का उपचार। जब कोई साझेदार निवृत्त होता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है गुडविल है, ख्याति है, वो किसे मिल जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएंगे, है ना। तो देखो इसकी एंट्रीज क्या बनेगी, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटाइनिंग। रिटाइनिंग को अपन सेक्रीफाइस भी बोलते हैं क्योंकि वो देकर जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग भी कहा जाता है। ऑब्लिक डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से क्या करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन आपने पहले ही सीख लिया था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स में। और रिवैल्यूएशन जब कोई रिटायर होता है तब भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन होता है, वही सेम मेथड होते हैं उसमें, ठीक है। जब कोई आता है तब भी रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का, जब कोई पार्टनर जाता है तब भी रिवैल्यूएशन किया जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि एडमिशन की देखो जब हुआ था तब ए और बी पार्टनर्स थे, है ना। ए और बी पार्टनर्स थे, तब भी उन्होंने क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो किसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो पहले पार्टनर्स थे। जो नया पार्टनर्स आया उसे प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। किसे होंगे ये, जो पहले पार्टनर्स थे उनको किया जाता है जब अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिटायरमेंट के टाइम देखो क्या होता है, रिटायरमेंट में जैसे कि मान लो सपोज आपका देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उसमें से सी रिटायर हो रहा है, तभी क्या बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू क्या पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रॉफिट एंड लॉस जब डिस्ट्रीब्यूशन होंगे तो ये तीनों को डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, जो रिटायर होगा उसे भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे और जो रिमेनिंग होंगे उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे रिटायरमेंट के टाइम। और पर इन दोनों का एक चीज़ों को याद रखोगे बेटा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो किस रेशो में करेंगे, दोनों का ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉफिट एंड लॉस का। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो बेटा किस तरह से बनाएंगे, पहले उसका फॉर्मेट समझ लो। वैसे आपने मतलब के समझ चुके एडमिशन के टाइम, सेम चीज़ इसमें रिटायरमेंट के टाइम होगा। डेबिट के साइड क्या रहेंगे, सारे आपके एक्सपेंसेस होंगे और लॉस होंगे। और क्रेडिट के साइड क्या होंगे, इनकम होंगे और गेन होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, जिसे अपन नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, है ना। इस तरह से आप लोग समझोगे कि डेबिट के साइड सारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं। और क्रेडिट के साइड क्या होंगे, इनकम एंड गेन होते हैं। इस तरह से आप लोग समझोगे। अब देखो डेबिट के साइड टू डिक्रीज इन एसेट्स। जब एसेट्स का अमाउंट मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू की कमी होगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन एसेट्स, मतलब कि कमी हुई एसेट्स की वैल्यू, इसलिए डेबिट के साइड। फिर उसके बाद टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ की वैल्यू अगर बढ़ती है मार्केट वैल्यू में, मार्केट में, तो उसे कहाँ लिखा जाता है, वो भी डेबिट के साइड, क्योंकि लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है ना। और डेबिट के साइड बैलेंस आएगा तो वो प्रॉफिट, और जो भी प्रॉफिट आएगा उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में करोगे आप लोग, ओल्ड रेशो में, इसका ध्यान रखोगे आप, है ना। ओल्ड रेशो में हो गया डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्रेडिट के साइड देखो बेटा, क्रेडिट में गेन और इनकम वाली चीज़ें लिखते हैं ना। तो देखो बाय इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू में बढ़ेगी बुक वैल्यू से, तो क्या होगा, अमाउंट क्या होंगे उसके, इंक्रीज होंगे, तो वो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट के साइड। बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ की वैल्यू कम होगी तो अपन वो लिखेंगे क्रेडिट के साइड। और अगर बैलेंस आपके क्रेडिट साइड कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होगा तो उसे पार्टनर को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौशल, कोमल और कमल एक फार्म में बराबर के साझेदार हैं। उनका 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित चिट्ठा है। चिट्ठा देखें, कौशल, कोमल और कमल एक फार्म में बराबर के साझेदार हैं। उनका 31 मार्च 2019 को निम्नलिखित चिट्ठा है। चिट्ठा देखें, बैलेंस शीट। लायबिलिटीज़ में पूंजी, पूंजी कैपिटल कौशल
15,000, कोमल 10,000, कमल 8,000 है। सामान्य संचित जनरल रिजर्व है 9,000, क्रेडिटर है 20,000, बिल्स पेबल है 8,000 रुपये। एसेट्स का साइड देखो, बिल्डिंग 40,000, फर्नीचर 10,000, डेटर्स 10,000, स्टॉक 8,000 और कैश है 2,000। दोनों टोटल हो रहे हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी के 70,000। 1 अप्रैल 2019 को कमल ने अवकाश ग्रहण किया। पुनः मूल्यांकन निम्न प्रकार हुआ। भवन 42,000, फर्नीचर 12,000, देनदार 8,000 और स्कंद 12,000 रुपये। ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 गुने बराबर किया गया। ख्याति को फर्म के पुस्तकों में नहीं दिखाना है। गत 3 वर्षों के लाभ हैं 10,000, 8,000 और 4,500 रुपये। फर्म की पुस्तकों में बनाइए पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाता। ये 2 खाते अपन को बनाने हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट, क्रेडिट के साइड इंक्रीज एसेट्स आएंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया बिल्डिंग बाय बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू है 42,000 और बुक वैल्यू है 40,000। मार्केट वैल्यू जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया वो है, और ये 40,000 जो बैलेंस शीट में दिया उसे अपन बुक वैल्यू कहते हैं। तो देखो कितने का मतलब कि अमाउंट इंक्रीज हुआ 2,000 का। वाई फर्नीचर भी एसेट्स है। तो देखो इसमें मार्केट वैल्यू है 12,000 और बुक वैल्यू है 10,000, तो 2,000 का इंक्रीज हुआ। लास्ट बाय स्टॉक भी क्या है, एसेट्स है। स्टॉक में भी देखिए कि मार्केट वैल्यू 12,000 है और बुक वैल्यू है 8,000, तो कितने का इंक्रीज हुआ 4,000 का। डेबिट के साइड, जिसमें आपके क्या होगा, डेबिट के साइड डिक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लायबिलिटीज आते हैं। तो देखो इसमें टू रिजर्व बैड डेप्ट, जो ने बैड डेप्ट रखा है उसमें देखो 10,000 माइनस 8,000, तो कितने का कम हुआ 2,000 का। फिर बस एक ही दिया हुआ है, तो बैलेंस देखो किस साइड आ रहा है, डेबिट के साइड बैलेंस आएगा, तो क्या कहलाता है प्रॉफिट। और ये पार्टनर्स में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं रेशो के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में रेशो नहीं दिया था, इसलिए तीनों को किस तरह से होगा, समान अनुपात से विभाजन होंगे। पहला देखो कौशल को 1:1 दिया है, टोटल बैलेंस आया है कितना, टोटल था क्रेडिट के साइड 8,000 और डेबिट के साइड कितना 2,000। 2,000 को 8,000 से माइनस करेंगे तो बैलेंस रहेगा 6,000। तो 6,000 क्या है, प्रॉफिट है। और तीनों में इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कौशल का 2,000, कोमल 2,000, कमल 2,000। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट क्या बनेगा अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डेबिट के साइड जो पार्टनर के पास से जाएगा वो लिखेंगे, और क्रेडिट के साइड जो पार्टनर के पास आएगा वो लिखेंगे। तो देखो बेटा क्रेडिट के साइड में क्या क्या चीज़ लिखा, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन किया। कौशल 15,000, कोमल 10,000, कमल 8,000। फिर उसके बाद अपन रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, उसमें प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स को मिलेंगे। तो बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट 2,000, 2,000 एंड 2,000। फिर आपके देखो क्वेश्चन में लिखा था कि जनरल रिजर्व दिया हुआ था बैलेंस शीट में, तो जनरल रिजर्व भी तीनों को क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि इसमें एक पार्टनर कमल रिटायर हो रहा है, इसलिए तीनों में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो टोटल थे उसमें 9,000 और रेशो क्या तीनों का इक्वली है, तो 3,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। फिर उसके बाद डेबिट के साइड देखो, उसके लिए अपन सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में गुडविल का कैलकुलेशन करने को दिया है, तो उसका अपन सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, प्रॉफिट दिए हुए थे 3 इयर्स के 10,000, 8,000, 4,500, तो पहले तीनों को अपन ऐड करेंगे और 3 इयर्स अपन डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका रहेगा 7,500, ठीक है। फिर 7,500 प्रॉफिट निकल गया, फिर अपन क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए उसने कौन सा बोला था कि आप परचेस ईयर से इंटू करना, तो परचेस ईयर 2 दिया हुआ था, तो देखो उसमें 7,500 इंटू 2, तो पूरे फर्म का गुडविल निकल जाएगा 15,000। जब पूरे फर्म का गुडविल निकल जाएगा तो कमल का गुडविल इजीली अपन निकाल सकते, तो कमल शेयर ऑफ गुडविल, कमल का कितना था 1/3 शेयर है उसके ओल्ड में, और
टोटल गुडविल से उसका शेयर निकालेंगे 15,000 इंटू 1/3 तो निकलेगा कितना आया उसके हिस्से में 5,000 और तो 5,000 को क्या करेगा इक्वली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा क्योंकि आप लोग को बताया था कि कोई पार्टनर रिटायर होता है ना। इसमें कौन हुआ, इसमें कमल रिटायर हुआ तो रिमेनिंग रेशो क्या रहेगा उसका 1:1 क्योंकि इसमें कोई जानकारी नहीं दी है कि रिटायरमेंट पार्टनर कितना उनको देकर जाएगा, इस कारण से तो उनका रेशो क्या रहेगा 1:1। तो इस रेशो में दोनों में क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। 5,000 का कौशल को मिलेगा 2,500 और कोमल को मिलेगा 2,500। अब देखो बेटा क्रेडिट के साइड में क्या होता है कि रिसीव्ड होता है। अब देखो किसको रिसीव्ड हो रहा है, ये किसको दिया जाए, मतलब किसका है, ये कमल का है तो कमल के हिस्से में कितना आया था 5,000 है ना। मैंने दोनों का अलग अलग कर दिया है क्योंकि वो इनको कॉम्पनसेशन देगा वो आधा, इसलिए अपन ने इस दोनों का अलग अलग है। आप चाहो तो दोनों को 5,000 करके लिख सकते हो। तो देखो इसमें बाय कौशल कैपिटल 2,500 बाय कोमल कैपिटल 2,500। देखो बेटा डेबिट के साइड टू कमल कैपिटल्स, कौशल में 2,500, कोमल में 2,500। फिर उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा कमल और पार्टनर, तो उसे कितना पेमेंट किया जाएगा वो किससे पता चलता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू पता चलता है कि रिटायरमेंट पार्टनर को कितना पेमेंट किया जाएगा। और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे वो उनका क्या निकलेगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन में देखो कौशल का है 17,500, कोमल का है 12,500 है ना। अब देखो बैलेंस कैसे निकला, सबसे पहले तो क्रेडिट के साइड अमाउंट ज़्यादा है तो पहले सभी के अपन टोटल कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट है कौशल के 20,000, कोमल के हैं 15,000 और कमल के हैं 18,000। माइनस करेंगे, देखो बेटा पहले तो नीचे अपन तीनों का टोटल लिख लेते हैं है ना। देखो इसमें किस तरह से बैलेंस निकलेगा, कौशल का 20,000 में से 2,500 माइनस करोगे तो बैलेंस निकलेगा 17,500। वैसे कोमल का देखो 15,000 टोटल है, माइनस करोगे 2,500 तो कितना निकलेगा 12,500। और जो कमल का है उसका 18,000 का 80,000 का लॉन निकल जाएगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब साझेदार की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसे मतलब कि क्या क्या प्राप्त होते हैं, जैसे कि निवृत्ति के टाइम जो साझेदार को प्राप्त होते हैं वैसे ही उसकी मृत्यु होने पर भी प्राप्त होते हैं। तो उसे अपन कहते हैं दिस इज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए उसको क्या क्या दिया जाता है, पहले तो उसका खुद का कैपिटल, दूसरा शेयर ऑफ गुडविल जो उसके हिस्से में ख्याति आ रही वो उसे दिया जाता है, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर उसका रिजर्व रखा हो या प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखा हो तो वो उसे दिया जाता है उसके शेयर्स के अकॉर्डिंग, एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया है उसमें प्रॉफिट हुआ तो उसके हिस्से का दिया जाता है, एंड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेथ। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा टिल डेथ, जब उसकी मतलब कि जब उसकी डेथ होगी। अब डेथ का तो कोई है नहीं, कब हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका डेथ कब हो गया 1 अप्रैल को, तो 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक का उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। बाय प्रॉफिट टिल डेट ऑफ डेथ है ना, प्रॉफिट भी कब तक का मिलेगा, जब उसका जिस डेट में उसका क्या हो गया था डेथ हो गया तब तक का उसे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। एंड बाय सैलरी एंड कमीशन, या उसे कोई सैलरी कमीशन दिया जाता तो वो भी उसे दिया जाएगा। उसके पास से जो जाएंगे उसे आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ये सारे को ऐड करके ये जो चीज़ें उन्हें देनी है उसे अपन माइनस कर देंगे। तो देखो सबसे पहले टू रिवैल्यूएशन में मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया गया तो उसमें लॉस हो तो वो माइनस कर दोगे आप। टू ड्राइंग या उसने विड्रॉ किया होगा अमाउंट तो उसे आप माइनस कर दोगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टिल डेथ है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फार्म को लेना है और जब उसकी डेथ होगी तब तक का वो उससे लेगा वो उसे माइनस कर दोगे। टू गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट, अगर उसकी मतलब कि ओल्ड बैलेंस शीट में उसका क्या लिखा गुडविल रहेगा तो उसे आप करना है रिटर्न ऑफ करना है तो वो भी माइनस करोगे। एंड फिर लास्ट में टू बी एग्जीक्यूटर, और जो भी बैलेंस आएगा उसे कैसे दिया जाएगा, जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा। अपन ने क्या माना इसमें कि बी एग्जीक्यूटर है, इसलिए बी एग्जीक्यूटर मतलब कि जो भी उत्तराधिकारी